Okay, we go on to this difficult component of acute respiratory distress syndrome. इसको ध्यान से सुनिएगा. रेस्पिरेटरी फेलियर, ये हाई रिस्क कौन से हैं? हाई रिस्क वही मरीज हैं जो ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको क्रॉनिक लंग, लिवर और किडनी की डिजीजेस हैं, जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, जो कि पोस्ट ट्रांसप्लांट मरीज हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं. तो कौन मरीज है? यही मरीज तो हॉस्पिटल में ज्यादा आते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बीमारियों से ग्रसित हैं. अब कोविड-19 इनको और गंभीर बनाएगा, वही मरीजों को और गंभीर बनाएगा. इसलिए हिदायतें हैं कि बूढ़े लोग घर से ना निकलें, एकदम जरूरत ना हो तो ना निकलें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसमें फंसेंगे. क्योंकि मोर्टेलिटी सबसे हाईएस्ट ग्रुप की जो है 80 एज के प्लस में लगभग 15% है. एआरडीएस की डेफिनेशन बर्लिन डेफिनेशन 2012 के हिसाब से की जाती है. इसमें 4 मेन पैरामीटर्स हैं. अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, एक टाइमिंग आता है, दूसरा चेस्ट की इमेजिंग आता है, तीसरा ओरिजिन ऑफ एडिमा कहां से, और फिर ऑक्सीजनेशन पैरामीटर्स है. तो टाइमिंग में देखें तो विद इन 1 वीक ऑफ अ नोन क्लिनिकल इंसल्ट और न्यू वर्सनिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम, यानी एक हफ्ते के अंदर ये सब चीजें अराइज कर रही हूँ. बायलैटरल, अगर आपने एक्सरे किया तो बायलैटरल ओपेसिटीज उसको दिख रही होंगी, जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक लंग इफ्यूजन, कोलैप्स वगैरह से. ओरिजिन ऑफ एडिमा, एडिमा आ रहा है, आपको लगेगा एडिमा दिख रहा है, लेकिन ये कार्डियक रिलेटेड एडिमा नहीं दिख रहा है. ये एडिमा लग रहा है लेकिन कार्डियक रिलेटेड नहीं है. फिर आप ऑक्सीजनेशन पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में. अगर PaO2 FiO2 रेशियो, यानी ब्लड से निकले हुए सैंपल का PaO2 और FiO2 जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे, तो अगर वो रेशियो 300 के नीचे है तो माइल्ड, 200 के नीचे है तो मॉडरेट, 300 के नीचे है तो सीवियर हो गया. अब नीचे वाला जो रेड कॉलम है उसमें मोर्टेलिटी, जैसे ही आप सीवियर ग्रुप में जा रहे हैं, देखिए इसकी मोर्टेलिटी 45% के आसपास चली जा रही है. यानी हर दूसरा मरीज जो एआरडीएस के कंपोनेंट में जा रहा है उसके मरने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. ठीक है. और जैसे ही आप हल्के वाले में आ रहे हैं तो आप देखिए चेंज होता है ये. तो इसलिए एआरडीएस का डेफिनेशन अब इसके हिसाब से बनाया जाता है, पुराने हिसाब से अब नहीं होता है. होता क्या है कि एआरडीएस वाले सेगमेंट में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक नॉर्मल लंग देख रहे हैं, एक नॉर्मल एल्वियोलस देख रहे हैं, उसके साथ में एक कैपिलरी देख रहे हैं और बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोनेंट देख रहे हैं जिसमें फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं. नॉर्मल आप भी जानते हैं कि सेल्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 सेल्स होते हैं अंदर, इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 एक एल्वियोलस में. अब एआरडीएस के सेगमेंट में क्या होगा कि इस एल्वियोलस के अंदर खूब सारा प्रोटीनेशियस मटेरियल, रिच फ्लूइड्स आने लगते हैं, क्योंकि ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और ये सब रिलीज करते हैं बहुत सारा, ये जो जैसे कि ये एजेंट है ये रिलीज करते हैं, ये न्यूट्रोफिल से बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और यहाँ पे प्रोटीनेशियस मटेरियल बढ़ जाएगा. तो नॉर्मली ये हवा के जो एल्वियोलस होते हैं या हवा होती ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करने के लिए, वो भर जाएगा प्रोटीनेशियस मटेरियल से. और ये साइड में आप जो ये देख रहे हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन और टाइप 1 सेल्स, देखिए यहाँ पे सब डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और ये हाइलिन मेम्ब्रेन की तरह पूरा बनने लग जा रहा है. और ये कैपिलरीज से देखिए कहाँ से मीडिएटर्स और रिलीज हो रहे हैं, ये कैपिलरीज जो बाहर से हैं इसमें भी ये कैपिलरीज यूजी हो जाती हैं और यहाँ से प्रोटीएजेस और ये मटेरियल्स निकलने लगते हैं जो कि इन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करता है. तो एल्वियोलस में गड़बड़ शुरू हो गई, उसके बाहर इंटरस्टिशियम में हो गई, और उसके और बाहर जब जाएंगे ये जो कैपिलरीज है इसमें भी हो गई. तो यही सब हो रहा होता है ड्यूरिंग दी एआरडीएस के पेशेंट्स में. अब चाहे इन्फेक्शन इसमें वायरस हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी तरीके का होगा, पैटर्न जो है लगभग सेम रहता है, लगभग सेम रहता है. एक सीवियर केस की हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूं, ये वुहान सीरीज से निकला है. इसको ध्यान से देखिएगा, ये पहला हफ्ता है इस पेशेंट का, ये दूसरा हफ्ता है इस पेशेंट का. हमने पहले भी बताया है कि पहले 10 दिन में हो सकता है इस पेशेंट को आईसीयू में ना भेजना पड़े. आपको देखिए ये आईसीयू में नहीं है, और जैसे ही ये पहला हफ्ता क्रॉस करने लगता है इसके आईसीयू में जाने की प्रवृत्ति और बढ़ती जाती है. इसके एक्सरे देखिए, पहले दिन आपने एक्सरे करा के आप खुश हो रहे थे कि एक्सरे अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन आपने अगर निरंतर नहीं कराए होते, बार बार यानी कुछ कुछ दिनों पे अगर नहीं करा के देखा होता या क्लिनिकली उसको फॉलो नहीं किया होता, तो आपका अचानक से ये सीटी स्कैन में दिखेगा ग्राउंड ग्लासिंग. आप देखिए बेस में नीचे ग्राउंड ग्लासिंग अपीयरेंस और GOO बोलते हैं. ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन दिखने लगता है. ये यूजुअली 10 दिन के बाद में दिखने लगेगा. आपने शुरू में ऑक्सीजन देखिए पहले दिनों में कुछ नहीं दिया, नो, यू हैव नॉट गिवन एनी ऑक्सीजन. फिर जैसे ही छठा सातवां दिन आने लग गया आपने उसको ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया. फिर आपकी जो नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवरी थी उससे भी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उसको जरूरत होने लग गई, जिसमें कि आपने FNC स्टैंड्स फॉर हाई फ्लो नेजल कैनुला, HFNC होता है, ये महंगा डिवाइस है, भी बताएंगे. और फिर आपको लगा कि HFNC से भी उसकी ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है ये CRDS वाले पेशेंट में,
तब आपने उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की तरफ ट्राई करना शुरू करा। तो ये देखिए प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे। तो आपकी पहले दिन की कहानी आपके 10वें दिन और 11वें दिन की कहानी के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दे रही है, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी है। इसलिए वो 14 दिन इस पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको मॉनिटर्ड रखिए, इनको मत भेजिए। आपने भेज दिया, ये वापस आएंगे इतनी बुरी हालत में कि आप उनको कुछ कर नहीं पाएंगे फिर। ठीक है। वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये चाइनीज रिपोर्ट के हिसाब से पाया गया कि रेस्पिरेटरी हाइपोक्सिक फेलियर्स लगभग 20% पेशेंट्स में उन्होंने पाया। इन सबको एनआईवी की यूज लगभग टोटल पेशेंट्स में से 13% मरीजों को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे करना पड़ा और इन्वेजिव वेंटिलेशन मैक्सिमम लगभग 12% मरीजों को करना पड़ा। डेथ का जैसे कि पैमाना आपको बताया गया, जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपकी डेथ होने की परसेंटेज बढ़ रही है। ये वुहान सीरीज से डाटा है, इटालियन सीरीज इससे भिन्न हो सकती है। जब वो आएगी तब हम इस स्लाइड डेक में उसको भी डालेंगे। ये अभी हम केवल वुहान से डाटा को ही दिखा रहे हैं। इसमें ये पाया गया कि जो लोग क्रिटिकली इल हैं, जो हमने सेगमेंट बताया था 5%, जो सबसे सीवियर वाला है ग्रुप, उसमें 50% की डेथ होने की संभावना है। यानी हर दूसरा मरीज जो आईसीयू में सिक है उसके डेथ होने की प्रवृत्ति, हर दूसरे मरीज में डेथ होने की प्रवृत्ति है। जितने भी मरीजों को मैकेनिकली वेंटिलेट करने की जरूरत पड़ रही है उसमें से प्रवृत्ति 50% की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। आप ये समझ रहे हैं मेरे जो इतनी गंभीर बात है ये। जिनको भी आप मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लेके जा रहे हैं उनके मरने की प्रवृत्ति हर दूसरे मरीज में हो रही है। इसका आंसर ये नहीं है कि हमें डालना नहीं है ना, आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कैसे इनको मैनेज किया जाए। ठीक है, वो हम बताएंगे आगे। ऑक्सीजन सबको देनी पड़ेगी आपको इन मरीजों को, तो ऑक्सीजन देंगे क्योंकि हाइपोक्सिया एज सच बहुत क्रिटिकल हो जाता है और डेट्रीमेंटल हो जाता है। जो पेशेंट्स बहुत क्रिटिकली इल होते हैं उनका ऑक्सीजन गिरने का पैमाना अगर हो रहा है तो बहुत खतरनाक पैरामीटर इसको माना जाता है। हॉस्पिटलाइज, जितने भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, अब मैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर सारे ग्रुप को मान रहा हूं, तो लगभग 50% मरीजों को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आइसोलेशन वार्ड में उस पेशेंट को भर्ती कर दिया है अब इसको ऑक्सीजन नहीं देना पड़ेगा ना। लगभग 50% मरीजों को आपको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो नेजल प्रोंग से दें, चाहे मास्क से दें, चाहे एचएफएनसी से दें, चाहे एनआईवी से दें, चाहे इन्वेजिव वेंटिलेशन से दें। तो इसलिए मॉनिटरिंग करना जरूरत है। आइसोलेशन वार्ड में रखना, आइसोलेशन रूम में रखना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कमरे में डाल दिया लेकिन ये इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उसका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन गिर तो नहीं रहा है। तो मॉनिटरिंग जरूरी है। ओके। और ऑक्सीजन सप्लीमेंट तभी करें जब लगे कि SpO2 बिलो 92% है और आपको ऑक्सीजन देके आपका टारगेट पॉइंट है 96 के ऊपर जाने की चेष्टा ना करें अपने मरीजों में ऑक्सीजन देने के बाद। नॉर्मली इस तरीके से देते हैं। आप राइट हैंड साइड में आप देखेंगे नेजल प्रोंग है, इसके ऊपर अगर आप इसमें 2 लीटर पे देते हैं, नाक पे देते हैं और 2 लीटर से ज्यादा फ्लो नहीं, इससे आप ऊपर जाएंगे फ्लो का तो ये बहुत जेट की तरह अंदर नाक में आएगा और उसमें पेशेंट को खांसी, कफ या डिस्कम्फर्ट ये होने की रिस्क रहेगा और ये जब ये खांसी करेगा तो आगे वाले के ऊपर अपना कफ करके एक्सप्लोड करेगा। तो ये सब ध्यान रखें कि फ्लो जो आपका है वो 2 लीटर से ज्यादा ना जाए। उसके बगल में आप देख रहे होंगे एक डिवाइस मैंने दिख रहा है, ये HFNC बोलते हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला। इसके बीच के डिवाइसेस आपके मास्क होते हैं जिसमें वेंटी मास्क आता है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 विद और विदाउट रीब्रीदिंग मास्क। ये सारे सेगमेंट्स हैं। हमने आपको 2 एक्सट्रीम्स दिखाए हैं कि एक नेजल प्रोंग है और उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी तीव्र तरीके से बढ़ जाती है कि आपको हाई फ्लो नेजल कैनुला पे जाना पड़ेगा। हाई फ्लो नेजल कैनुला एक महंगा डिवाइस है। अगर आपका बगल वाला नेजल प्रोंग 2 रुपए का आता है तो ये बगल वाला डिवाइस 3 लाख रुपए का आता है एक डिवाइस। हाई फ्लो नेजल कैनुला अगर बगल वाले को 2 लीटर प्रति मिनट पे देना है ऑक्सीजन तो इस वाले को 20 लीटर प्रति मिनट, 40 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट ये सब दिया जा सकता है। इसलिए ये हाई एंड डिवाइस है, महंगा आता है। अगर साधन है तो आप इसको अवेलेबल कराएं, नहीं तो अगर ये काम, अगर आपका वेंटी मास्क पे काम नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना पड़ेगा इस पे आपको जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं NIV, यानी आप HFNC से भी आपका काम नहीं बन रहा है, आप उसका सैचुरेशन 92 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं सारी मेहनत करने के बावजूद भी, तो आपको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा ये नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एक तरीके से डेंजरस भी होता है क्योंकि ये कोविड-19 पेशेंट है। जो आप इससे ये लीक होगा, अगर आपका फिट सही से नहीं हुआ तो ये लीक करके उस जो स्टाफ इसको लगा रहा होगा उसके ऊपर इसका जेट जाएगा और ये उसके लिए रिस्क बढ़ाता है। ठीक है, तो इससे बेटर जो डिवाइस है ये है बेटर डिवाइस,
इसको हेलमेट मास्क बोलते हैं, महंगा होता है। नॉर्मल एनआईवी मास्क जैसे ये वाला है, ये मास्क अगर आपको आएगा तो ये 2-2.5 हजार रुपए में आ जाएगा। ये मास्क आपका 15,000 रुपए में आता है। हम पिछले 7-8 साल से इसको यूज कर रहे हैं। ये बहुत कंफर्टेबल होता है, इसमें लीक होने के चांसेस कम रहते हैं। ये पेशेंट काफी देर इस पे बैठे बैठे ही सो सकता है, इस पे रिस्क कम होता है। लेकिन ये आपने देखा होगा ये प्लास्टिक का ऊपर है, तो इसमें पतली नीडल लेके इसके पास मत जाइएगा, ये फट जाएगा। तो हमेशा एक से काम नहीं चलता, आपको अपना बैकअप डिवाइस भी रखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कंफर्ट लेवल इसमें बहुत होता है, ये मिल जाता है। आप कोशिश करेंगे तो जो नीचे लिखा है उसको आप कोशिश करें, ट्रैक करें, मिल जाएगा ये मास्क। इसको आप नॉर्मल वेंटिलेटर, दो तरीके से एनआईवी लगता है। एक होता है नॉर्मल वेंटिलेटर से एनआईवी लगाना, एक होता है स्टैंडिंग बाईपैप की मशीन होती है उससे। ये स्टैंडिंग बाईपैप मशीन से नहीं लगेगा, ये एक नॉर्मल वेंटिलेटर वाली मशीन के थ्रू डबल ट्यूब होते हैं उससे लगेगा। आप देखिए दोनों तरफ ट्यूब है, ये दोनों, ये बाई ट्यूब है, ये सिंगल ट्यूब वाला एनआईवी नहीं है, ये बाई ट्यूब वाला एनआईवी है। तो ये एक ऑप्शन रहता है आपके पास में। अगर ये भी काम नहीं करे, ध्यान रखें ये ट्रायल पीरियड जितने भी आप एनआईवी में देंगे, नॉर्मली हम 2 घंटे का ट्रायल पीरियड देखते हैं देने के लिए कि क्या पेशेंट का ऑक्सीजनेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर लेकिन इस पेशेंट में हम 1 घंटे का ट्रायल देंगे केवल, हम वेट नहीं करते ज्यादा। 1 घंटे में अगर हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा सारा सही से फिट लगाने के बाद में, तो हम सीधा फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जाएंगे, जिसकी पहली कड़ी होती है हमें इंट्यूबेट करना है पेशेंट को। इंट्यूबेशन के वक्त खास एहतियात बरतना है। राइट साइड में जो क्रॉस है इस तरीके से इंट्यूबेट नहीं करना है जो कि नॉर्मली हम लोग इंट्यूबेट करते हैं। ये कोविड-19 का पेशेंट है, जितना आप इसके करीब इसके एयरवे के जाएंगे उतना आपके लिए एक्सपोजर रिस्क डबल ट्रिपल मेनी टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पहली बात, ये पोस्टर जो खड़ा हुआ है जो राइट साइड में, ये ना करें। आप वीडियो लैरिंगोस्कोप, रिकमेंडेशंस हैं वीडियो लैरिंगोस्कोप ब्लेड से करें, क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं छोटा सा मॉनिटर, ये वीडियो लैरिंगोस्कोप है, इसको बेंड नहीं करना पड़ा, ये फुल पीपी के साथ है और ये डायरेक्टली ये बूजी डाल के इसके अंदर ये प्रोसेस को देख रहा है एयरवे को। तो बेंड नहीं करने के बाद वजह से इसका डिस्टेंस जो है बढ़ गया, तो इसकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो लैरिंगोस्कोप रिकमेंडेशन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपकी यूनिट अरेंज कर सकती है ओवर डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी इफ अवेलेबल। कुछ लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे हैं, स्ट्रेटजीज, कुछ लोग इस तरह से भी डिवाइस यूज कर रहे हैं जिनके पास वीडियो लैरिंगोस्कोप नहीं है। आप देखें इन्होंने एक सेफ्टी डिवाइस एक तरीके से बना रखा है जिसके थ्रू हाथ निकलता है, इधर की तरफ से खुला हुआ है और ये इंट्यूबेट करके वेंटिलेट कर रहे हैं इस पेशेंट को, जिससे कि जो एरोसॉल जनरेशन होगा वो इस स्टाफ मेंबर को ना एक्सपोज करे। ठीक है, इन्होंने भी प्रोटेक्शन दिया है। तो ये कुछ तरीके हैं इंजीनियर्स जो कि डिवाइस किए जा सकते हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फॉर इंट्यूबेटिंग डॉक्टर। इंट्यूबेट तो कर लिया, इसके बाद आप उसको वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट करने के लिए नॉर्मल वेंटिलेशन स्ट्रेटजी इनमें अप्लाई नहीं करना प्लीज। ये एआरडीएस लंग है, इसमें स्मॉल टाइडल वॉल्यूम की स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती है क्योंकि मोर्टेलिटी इससे कम पाई गई है। स्मॉल टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर मैं टाइडल वॉल्यूम को 4 से 8 ml पर केजी लूं, नॉर्मल ट्रेडिशनली हम लोग लेते हैं 10 ml पर केजी एक नॉर्मल लंग में, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों ये एक एआरडीएस लंग है, इसके अंदर जो टाइडल वॉल्यूम है 4 से 8 ml पर प्रति केजी ही लेना है आपको सेट करने के लिए टाइडल वॉल्यूम, इससे ज्यादा की तरफ ना जाएं। पीप रखें, हाँ पीप रखने की जरूरत है क्योंकि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जब आप रखते हैं वेंटिलेशन में तो वो एल्वुलस को पूरी तरह से कोलैप्स होने से बचाता है। एक बंद एल्वुलस, एक गुब्बारा आपने देखा होगा ना, एक बंद गुब्बारे को फुलाने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक थोड़े से फूले हुए गुब्बारे को फुलाने में कम मेहनत लगती है। यही कंपोनेंट होता है पीप का। तो पीप आपके जो लंग का एल्वुलस होता है उसको पूरी तरह से कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, तो पीप आपको अप्लाई करना है, लेकिन क्या कम पीप अप्लाई करना है, ज्यादा पीप अप्लाई करना है, वो आपको बताएंगे। 2 स्ट्रेटेजीज हैं, ये भी ग्राफ ध्यान से देखिएगा। इसमें हाइपोक्सीमिया तो आपके सब पेशेंट्स में है, लेकिन 2 तरीके के काम हो रहा है। एक हो रहा है फिनोटाइप एल लंग है, एल स्टैंड्स फॉर लो इलास्टेंस, लो वीक्यू मींस वेंटिलेशन परफ्यूजन, लो रिक्रूटेबिलिटी यानी वो लंग जिसको फुलाया ना जा सके, वो लंग जिसको वेंटिलेट करने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी उसकी ऑक्सीजन की मात्रा ना बढ़े, वो लंग जो कि पीप लेवल्स को बढ़ाने पे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता हुआ ना दिखे। तो ये सब फिनोटाइप एल होते हैं। और सेकंड फिनोटाइप आप दूसरी तरफ देखेंगे, फिनोटाइप एच होता है। एच स्टैंड्स फॉर हाई इलास्टेंस, हायर रिक्रूटेबिलिटी, हाई राइट टू लेफ्ट शंट विद इन दी लंग,
हायर पीप रिस्पॉन्स। तो यानी दो पेशेंट है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दो तरीके के पेशेंट देख रहे हैं, एक वो जो कम पीप होते हुए भी ऑक्सीजनेशन अच्छा सा दिखाएंगे, एक वो जिनका पीप आप बढ़ाएंगे लेकिन ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं उन पेशेंट्स का। तो ये इस चीज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ये आपकी पहले दिन पे दिख सकती है, ये आपकी शाम ढलने तक दिख सकती है, ये आपकी 4 दिन बाद दिख सकती है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स करके मत बैठ जाइए कि मेरे लिए तो यही स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी आपको समय समय पे बदलने की जरूरत पड़ सकती है। यही लंग फिनोटाइप एल से फिनोटाइप एच में चेंज कर सकता है, एच से एल में चेंज कर सकता है। इस बात को बांध लीजिए, ये तब्दील करेगा, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है प्रोसेस। आपकी आज की वेंटिलेशन स्ट्रेटजी हो सकता है कल जाके तब्दील करनी पड़े, इसको फिक्स माइंडसेट से मत करिएगा, ठीक है। इसके पैटर्न्स आए हैं, अब इसको कैसे करना है मैं इसको तोड़ के बताऊंगा। ये एक जनरल मैंने आपको एक बता दिया, ये मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो आपने इंट्यूबेट किया, ठीक है, इंट्यूबेट किया, मैकेनिकल वेंटिलेशन किया, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन पे आपने ले गए, टाइडल वॉल्यूम आपने 8 ml प्रति केजी के हिसाब से शुरू किया, रेंज था 4 से 8, आपने पीप रखा 8, 10 के ऊपर हाई पीप बोलते हैं, पीप रखा आपने 8, रेट आपने रखे अकॉर्डिंग टू EtCO2। अगर आप इंटेंसिव केयर एनेस्थेटिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं तो इसके बेस पे किया। फिर आपने ड्राइविंग प्रेशर देखा कि लेस देन 15 आ रहा है ड्राइविंग प्रेशर, अगर नहीं तो आप टाइडल वॉल्यूम और रिड्यूस कर सकते हैं। याद रखें ड्राइविंग प्रेशर ज्यादा होने पे आपको टाइडल वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कम करेंगे तो लंग डैमेज कम होता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लंग डैमेज ज्यादा होगा। तो 8 से अगर आपको नहीं मिलता वो फायदा तो नीचे करें। ध्यान रखें टारगेट्स क्या हैं। आपका टारगेट है आपका SpO2 90-94 के बीच में आ रहा हो, बी हैप्पी। बी हैप्पी अगर आपका 90-94 आ रहा है वो स्ट्रेटेजी से बी हैप्पी, ठीक है। PO2 लगभग 60 और 80 के बीच में रेंज पे आ रहा है, बी हैप्पी। डोंट ट्राई एंड टारगेट अ PO2 ऑफ 100, डोंट गो टू दोज एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि इतना करने के लिए आपको या तो पीप बढ़ाएंगे या FiO2 बढ़ाएंगे। अननेसेसरी बहुत ज्यादा रेंज पे मत जाइए, 100 के ऊपर PO2 टारगेट करने के चक्कर में मत रहिए। बी अराउंड 80। अगर आपको लगता है आपका टीम इतना ट्रेन नहीं है, थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन और ले लीजिए, चलिए 80। 60 पे ना रखिए, 60 पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कम है, आपकी टीम को इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि 60 के जैसे नीचे आएगा आप मैनेज कर सकोगे। तो कीप इट अराउंड 80, बी सेफ अराउंड 80, ठीक है। PaCO2 आप कोशिश करें कि PaCO2 का जो वैल्यूज हैं वो pH को 7.3 के नीचे ना गिरने दें, यानी टारगेट pH आपके पेशेंट का 7.3 के ऊपर रहे। और पी फ्लैट एक कंप्लायंस लंग को देखने का पैरामीटर होता है, पी प्लेटो उसको 28 या 30 के नीचे रखने की टेंडेंसी रखते हैं। इंट्यूबेशन के वक्त ये कर दिया, उसके बाद आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ये लंग को आपने वेंटिलेट किया है, इमीडिएटली कोशिश करें कि न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस पे चले जाएं इस पेशेंट की। ये डिफिकल्ट लंग्स होते हैं, बहुत इजी नहीं होगा आपको इंट्यूबेशन करने के बाद तुरंत ऑप्टिमाइज करना, तो आपको न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस एजेंट यूज करना पड़ेगा। प्रेफर्ड सिस एट्रोक्यूरियम रहता है, इन्फ्यूजन फॉर्म में रहता है, बोलसिस भी रेकमेंडेड है, इन्फ्यूजन भी रेकमेंडेड है। वो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसाइड करिएगा कि आपका वेंटिलेशन कितना मुसीबत क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम as an experienced person who has worked in critical care for last 20 years, I would rather suggest कि अगर आप इन पेशेंट्स को इंट्यूबेट करते हैं तो इनको क्वाइट रखें इनिशियल फेज में, नहीं तो आप ज्यादा प्ले करेंगे वेंटिलेशन से, ये लोग फाइट करेंगे वेंटिलेशन से, लंग्स को और खराब करेंगे ये अपने, और आप भी पैनिक करेंगे जब इनको मैनेज करेंगे। तो इनको क्वाइट रखें प्लीज, ठीक है। और फिर टारगेट आपका वही है, SpO2 अगर 90 आ रहा है तो अगर आपकी कंप्लायंस मोर देन 40 जा रही है तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। टारगेट्स आपके वैसे ही रहते हैं, SpO2, PCO2 अगेन pH का टारगेट रहता है, पी फ्लैट 28 से पहले था, अब ये 30 के नीचे रखने का टारगेट हो जाता है। अगर आपकी कंप्लायंस अच्छी है, बढ़ रही है, तब तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है आपकी उसमें कंप्लायंस है तो प्रोन करने में आपको पेशेंट को मदद मिलेगी। एडेड स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपको पेशेंट को प्रोन करना है, यानी आपने तो अच्छा किया, इंट्यूबेट भी किया, सही किया, PO2 अचीव नहीं हो रहा है, पेशेंट को पैरालाइज भी कर दिया आपने, फ्लूइड भी ज्यादा नहीं दिया, हेमोडायनेमिक्स भी मेंटेन कर लिया, लेकिन पेशेंट का PF रेशियोज बेटर नहीं हो रहा है, तो सेम वेंटिलेशन स्ट्रेटेजी रखते हुए आप उस पेशेंट को प्रोन कर सकते हैं। ये एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, ये फिनोटाइप L के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होती है, जिसमें लो एलास्टेंस रहती है, ये पेशेंट्स हेल्प करते हैं आपको। और अगर आप हाई वाली में जाएंगे तो हाई यानी फिनोटाइप H में होता है तो पी
आपको धीरे धीरे बढ़ाना की जरूरत पड़ेगी, यानी 10 के ऊपर पीप जाएगा इन मरीजों में। तो ये एक स्ट्रेटजी ये नई है, पहले नहीं आई थी, इसलिए हम पहले लेक्चर्स में इनको नहीं बता रहे थे। कुछ लोगों ने बोला सर आप बहुत बेसिक टाइप चीजें बता रहे हैं, आप और नहीं बता रहे हैं। हमने कहा नहीं ठीक है, हम और ऐड ऑन कर देंगे। तो ये क्रिटिकल केयर सेगमेंट का थोड़ा सा एस्पेक्ट है, इसमें ये करते हैं हम लोग। प्रोन होता है, देखिए प्रोन करना इतना आसान नहीं होता, पहले जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो इसको करने के लिए वही लोग करें। 4 लोग चाहिए होंगे आपको इसको सेम वेंटिलेशन से करते हुए इस पेशेंट को उल्टा करने के लिए। ये इंप्रूव करता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग को। न्यूरोमस्कुलर जैसा कि बताया था वो आप कर सकते हैं। अदर स्ट्रेटजीज हैं, इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम अगेंस्ट हैं इसके, और गाइडलाइंस में भी अभी कोई फेवरेबल नहीं आया। ये सब आपको काम ना करे तो फिर आपको एक्मो पे जाना पड़ेगा। एक्मो वीवी एक्मो जाना पड़ेगा, वीनोवेनस एक्मो। एक्मो स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। ये एक तरीके से पराकाष्ठा है क्रिटिकल केयर की, यानी आपका लंग भी फेल कर रहा है, आपका हार्ट भी फेल कर रहा है, तो आप करेंगे क्या इस पेशेंट को? अगर आप एक्मो सेंटर पे काम करते हैं, आपको एक्मो एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे, तब आपको इस पेशेंट को एक्मो की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हम एक्मो और उससे रिलेटेड डिटेल्स नहीं बताना चाहते इन सेशंस में। तो रिकमेंडेशंस क्या हैं? समरी ऑफ रिकमेंडेशन से क्या करें? अगर इंट्यूबेट करना है तो जल्दी इंट्यूबेट करें, सबसे एक्सपीरियंस बंदे को इंट्यूबेट करना है। वीडियो लैरिंगोस्कोपी अगर अवेलेबल है तो उसको यूज करना है, ठीक है। सारे सेफ्टी मेजर्स लेते हुए उसको इंट्यूबेट करना है। कभी भी इंट्यूबेशन को बिना पीपी और इस सब मास्क प्रोटेक्शन के ना करें प्लीज। और उस एरिया में मिनिमम स्टाफ को रखें जो कि ये इंट्यूबेशन कर रहा है। अगर अवेलेबल है वीडियो लैरिंगोस्कोप प्लीज लें, ठीक है। और अगर वो ठीक है, ये आपको इंट्यूबेशन वाले सेगमेंट में है। इंट्यूबेशन के पहले आप ऑप्शंस आपके पास नेजल प्रोंग, वेंटिमास, हाई फ्लो नेजल कैनुला और एनआईवी के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में। एनआईवी में हमने बोला हेलमेट ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर माइल्ड मॉडरेट है, सीवियर है। हम जो रेस्क्यू थेरेपी है, जो सबसे एडवांस थेरेपीज होती हैं, उसमें ये प्रोनिंग के लिए आता है। प्रोन वेंटिलेशन करना है तो 16 घंटे के लिए करना है। इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड रिकमेंडेशंस नहीं है, अगर रिस्पॉन्स ना मिले ना करें। ये सब एडवांस स्ट्रेटजीज हैं रेस्क्यू थेरेपी, जब हमने एक्मो के लिए बताया। माइल्ड केसेस में ज्यादातर आप टाइडल वॉल्यूम 4 to 8 में रखेंगे, आपके लिए फायदा हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट करें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे, यानी पेशेंट स्थिर हुआ फिर गिर गया तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने का टेंडेंसी रहता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स इनमें आ ही जाते हैं। और फ्लूइड ज्यादा ना दें इन मरीजों को। लंग को थोड़ा सा ड्राई रखने में एडवांटेज है, वेट लंग को मैनेज करना और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स यूज करें। स्टेरॉइड्स का रोल अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, बहुत सिक और एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है स्टेरॉइड्स का रोल आए, लेकिन हर माइल्ड केसेस वगैरह में आप इसको प्लीज ऑप्ट ना करें। कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? अगर आप फिनोटाइप H और L का कंपोनेंट नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप बेसिक चीजों को अगर समझ पाए कि इसको इंट्यूबेट करना है, जल्दी इंट्यूबेट करना है, ऑक्सीजन देना है नेजल प्रोंग के थ्रू, HFNC के थ्रू, हेलमेट मास्क के थ्रू अगर अवेलेबल है तो। इंट्यूबेट सबसे एक्सपीरियंस बंदे को ही करना है। अपने आप को बचाने के लिए अगर वीडियो लैरिंगोस्कोप है वो यूज करना है, वो भी नहीं है तो जो स्ट्रेटेजी हमने बताई डोम वाली, उसको अगर बना सकते हैं। लोकल इंजीनियर्स है, आप खुद भी अपने वहां पे लोगों को बुलाइए, उसको मिस्त्री को बुलाइए, बोलिए ऐसा कुछ बना दो जिसमें गड्ढे हों, जिसमें हाथ अंदर चला जाए, मैं इसको इंट्यूबेट करूं कि इसके फ्यूम्स मेरे ऊपर ना आए। ये सब सिंपल चीजें आप कर सकते हैं। इंट्यूबेट करने के बाद में टाइडल वॉल्यूम का ध्यान रखें, 4 से 8 ml पर दी kg के हिसाब से रखना है। पीप देना है पहले, अगर आप लो पीप से अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो ले लें एडवांटेज, अगर नहीं मिलता है तो आपको हाई पीप की तरफ जाना पड़ेगा। हाई पीप की तरफ जब जाएंगे तो आपको प्रोन करने की हो सकता है जरूरत पड़े, अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा वेंटिलेटर को फिडल करने की चेष्टा ना करें। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो वेंटिलेटर को मैनेज करने के लिए वही लोग करें। सब लोग वेंटिलेटर में अंदर जाके उंगली ना करें प्लीज इसके लिए, क्योंकि ये मुसीबत ज्यादा क्रिएट करेगा वेंटिलेशन गलत तरीके से करने के लिए मरीज को, ठीक है। और पैरालिसिस अगर करना है तो यूज करें, कोई इश्यू नहीं है। पूछिए, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो।